नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जून महीने का करंट अफेयर हम एक साथ रिवाइज करने जा रहे हैं, एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और इस करंट अफेयर को देखने के बाद महीने भर के आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम तैयार हो जाएंगे। यूपी का अलग से हम जून महीने का करंट अफेयर कर चुके हैं, इसलिए उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, फालतू का ये वीडियो लंबा होगा। आप लोग उसको देखना है तो प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसको डाल दूंगा जिससे कि आप आसानी से उसको ढूंढ सकें। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस बाइलिंगुअल सीरीज को। और इसमें इंग्लिश में इधर दिया हुआ है, हिंदी में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे और इंग्लिश वाले लोग इधर देखते चलेंगे। पहला ही प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का है। इलिर रेक्स हैप मेटा अल्बानिया के राष्ट्रपति। इलिर इनके नाम में याद रखिएगा, अल्बानिया देश, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ना कि प्रधानमंत्री। सही बात है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है, चेक कर लीजिए। जब कोई चर्चा में देश रहता है तभी ये पूछा जाता है, तो इसकी राजधानी तिराना है, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों सही है, लेकिन दोनों सही का ऑप्शन डी पे है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिराना में जो प्रधानमंत्री हैं वो एडी रामा है। उनका नाम क्या है? एडी रामा, वहाँ के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अभी इलिर है। और जो तिराना है, तिराना में अल्बानियाई जो अल्बानिया है, अल्बानिया में अल्बानियाई लेक चलती है, मुद्रा जो वहाँ की मनी है वो करेंसी अल्बानियाई लेक जैसे आप लिखते हैं झील के लिए, वही लेक। अगला जो प्रश्न है, लेकिन लेक की स्पेलिंग वहाँ पे ये होती है, मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये लेक होती है। 1 मई को वैश्विक स्तर पर वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। और दूसरा है कि वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022 की थीम पारिवारिक जागरूकता, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता ये रखी गई है। सब लोग बिना पेरेंट्स के कोई नहीं होता है, ये दुर्भाग्य होता है कई बार कि पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते हैं। नहीं तो बिना पेरेंट्स के तो कोई वैसे होता नहीं है, माता पिता तो सबके होते हैं। अब वो बायोलॉजिकल माता पिता कई बार होते हैं, कई बार गोद लिए होते हैं, बच्चे के माता पिता होते हैं, लेकिन होते हैं। तो पहला यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि ये 1 जून को मनाया जाता है, पूरे विश्व में 1 जून को। और दूसरा यहाँ पर ये सही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल तो। और हर साल ये मनाया जाता है। इस बार की थीम ये है पारिवारिक जागरूकता, फैमिली अवेयरनेस। इजराइल ने किस अरब देश के साथ जून 2022 में अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? इजराइल ने क्योंकि किसी अरब देश के साथ नहीं किया था, तो एक अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता इसका करना पूछा जा सकता है, और वह है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसने किया है। खाद्य, कृषि, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा, दवा, हर क्षेत्र में ये समझौता काम करेगा। और ये जो समझौता होता है मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है जरा बताइएगा। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, इसको जो भी बताएगा उसकी पोस्ट को मैं पिन करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा, आप लोग कई बार सोचने लगते हैं मैं प्रश्न क्यों पूछता हूँ। अगर पूछना ही है तो मैं बता दूं सीधे, है ना, सीधे मैं बता दूं वो ज्यादा सही हो जाए। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जितना लाभ आपको इससे मिलेगा, खुद जब आप सर्च करेंगे, खुद पढ़ेंगे, उतना लाभ बताने से नहीं मिलेगा। मुक्त व्यापार समझौता में एक लाइन में आपको बता दूंगा, आपको समझ में, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में समझौता होता है, आप जानते हैं। और आयात निर्यात में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर किया जाता है, और अभी ये इजराइल ने किया है, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो अब ये समझौता आप जब खुद पढ़ेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जब आसानी से खरीदा बेचा जा सके, समझौता ऐसा किया जाए जिसमें जैसे जो शुल्क लगता है उसको न्यून कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कोटा, सब्सिडी, ये सब प्रावधान कर दिए जाए। तो ये जो मतलब न्यूनता है कि हम आपसे शुल्क कम लेंगे, सब्सिडी जो होगी वो हम अपने यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि आपके माल को नुकसान हो, तो ये मुक्त व्यापार समझौता होता है। और मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य क्या होता है? संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद, इकोनॉमिक आइसोलेशन जो है उसके खिलाफ यह होता है कि अलगाववाद ना हो पाए। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप अपने आप थोड़ा सा गूगल वगैरह करके जब प्रश्न पूछा जाए तो उसको पढ़ा करिए, फिर भी आप उत्तर दीजिएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? अब हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श करने के लिए ये सम्मेलन जो होगा इसका गुजरात करेगा। किसने किया अगर पूछ लिया जाए तो गुजरात ने किया। धर्मेंद्र प्रधान हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं इस समय, बाकी राज्यों के भी मंत्री इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2001 में प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2001 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी पूछा जा रहा है कि कब से मनाया जा रहा है। तो जो कब से मनाया जा रहा है तो इसको भी याद करिए। 1 जून को तो आप तैयार करिए, ये 2001 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोनों बातें यहां पर सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मुख्यालय है इसका रोम में है, ये भी आप ध्यान रखिए। कहां पर मुख्यालय है? इसका मुख्यालय जो पड़ता है वो रोम में पड़ता है। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। और मूल संगठन इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मूल संगठन UNESC है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसका मूल संगठन है। सोशल काउंसिल ये इसका मूल संगठन है। किसका? खाद्य और कृषि संगठन का। 16 अक्टूबर 1945 रोम में इसका मुख्यालय। क्वेस्ट जोंग्यू इसके इस समय महानिदेशक हैं, ध्यान रखना। छठा नंबर का प्रश्न है, 1 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर वैश्विक मातृत्व दिवस की थीम क्या थी? तो अभी हमने किया है, पारिवारिक जागरूकता ही इसकी थीम थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको बनाया गया है और IIT गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया है। इसका जो निर्माण किया है वो CDAC ने किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 12 अक्टूबर 2020 को CDAC के साथ एक समझौता इसने किया था 838 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा के लिए। उसी के तहत इसका डेवलपमेंट किया गया है। पाकिस्तान की सेवाओं के लिए सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसी से सम्मानित किया गया, कौन है? तो ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है डैरन सैमी। 38 साल के ये हैं, ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान द्वारा ये थर्ड स्तर का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, डैरन सैमी को दिया गया है। और T20 प्रारूप में उन्होंने मतलब दुनिया भर में कई फ्रेंचाइजी की कप्तानी भी की है, तो ये चर्चा में भी रहे हैं। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, डैरन सैमी का। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस स्थल पर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया? अब तो नई राष्ट्रपति ने महोदया ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो इनका ये आयुर्वेद महासम्मेलन ये अंतिम था 59वां, और ये उज्जैन में हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा प्रणाली की रक्षा हो सके, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके, जो भारत की रक्षा प्रणाली है उसके लिए यह सम्मेलन किया गया था। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका के फ्रंटियर की स्पीड क्या है? अब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे फ्रंटियर है, और ये है कहाँ का है? ये अमेरिका का है। अमेरिका का ये कंप्यूटर है, बताइए। अभी जो सूची जारी की गई है वो यही कंप्यूटर है, ये ध्यान रखिएगा। यूएस का ही ये कंप्यूटर है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्पीड है, और वो स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स। अभी आप टेराफ्लॉप, पेटाफ्लॉप ये सब पढ़ते रहते थे ना, अब इसकी 1.1 एक्साफ्लॉप इसकी स्पीड है ना। और लिनमार्क बेंचमार्क स्कोर जिस पे इसको चेक किया जाता है उस पे ये स्पीड नापी गई है। तो ये अभी प्रश्न यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है। नाम क्या है? फ्रंटियर। सचिन तेंदुलकर ने 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में फिर से कार्यभार मतलब आगे कंटिन्यू किया है, वो बने रहेंगे सद्भावना राजदूत। और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। जागरूकता पैदा करने, भारत में पोलियो की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले 2003 में सचिन तेंदुलकर को चुना गया था। बाद में फिर से 2008 में सफाई और स्वच्छता के लिए इनको कंटिन्यू रखा गया आगे, है ना। 2019 में बैट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, इस अभियान से भी वो जुड़े हुए थे, फिर से इनको राजदूत बना दिया गया है, आगे कंटिन्यू रखेंगे। दोनों बातें यहाँ पर ये सही हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा
1 और 2 दोनों सही हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का कभी आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए कि ये कहाँ है, तो आप इसको ध्यान रखिए, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। कैथरीन एम रसेल इसकी प्रमुख है ना। और 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। तो ये जो रखा गया है, ये गुजरात के किस शहर में रखा गया है, अहमदाबाद या बड़ोदरा? तो अहमदाबाद में 29 मई को इन्होंने ये आधारशिला रखी है। 632 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगेगी। इतने लागत के साथ इसको बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम ये नारनपुरा में 18 एकड़ क्षेत्र में, 18 एकड़ क्षेत्र होगा जहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण कोरिया में पहली हीरो एशिया कप ट्रॉफी कप जो कप था उसकी ट्रॉफी जीती है किसने? दक्षिण कोरिया ने। हीरो एशिया कप ट्रॉफी तो दक्षिण कोरिया ने जीती। भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है, ये भी बात सही है। भारत कई बार हीरो एशिया कप ट्रॉफी जीत चुका है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दक्षिण कोरिया ने ये जीता है और ये कई बार नहीं जीत चुका है, ये गलत है। और ये 5वीं बार है जब कोरिया ने इसको ट्रॉफी को जीता है ना, 5वीं बार। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत वाला ये स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा इसका सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है, और ये ध्यान रखिएगा एशिया कप में ये अभी तक दूसरा कांस्य पदक था जो भारत जीतने में सफल हुआ था। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? कौन है जिसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जो रुचि ब्रांड है, जो अभी जिसका पतंजलि के साथ समझौता हुआ था, तो रश्मि साहू को उसी की प्रमुख है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जून का पहला देश का पहला मैं जून पढ़ गया इसको। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा, लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन एशिया। तो उत्तराखंड के एक स्थल वहां पे पड़ता है देवस्थल, तो पहाड़ी देवस्थल वहां पर है, वहां पर पहाड़ी, तो उत्तराखंड में ही ये स्थापित किया जाएगा। ये सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे, क्षुद्रग्रह, इन सब की पहचान कर सकेगा, उन पर नजर रख सकेगा। एरो स्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? एरो स्पेस पार्क में हुआ है और इसका उद्घाटन किया है जो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। अभी इसकी जो स्थापना है अनंत टेक्नोलॉजीज की, ये 1992 में हुई थी और ये इसरो द्वारा निर्मित या लॉन्च किए गए बहुत सारे जो उपकरण मतलब ये रहे हैं उपग्रह, उनको लॉन्च कैसे किया जाए, वाहनों से लॉन्च किया था ना, लॉन्च वाहन, लॉन्च व्हीकल, तो उनके निर्माण में इसने योगदान दिया है अनंत टेक्नोलॉजीज ने। तो डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसका उद्घाटन किया। 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीती है? और ये जो प्रतियोगिता जीती है उसका संबंध कहीं ना कहीं भारत से हो जाता है, हरिणी लोगन ने जीती है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और विक्रम राजू इसमें हारे हैं और विक्रम राजू के खिलाफ जबरदस्त टक्कर उनकी हुई थी और उसमें मतलब इन्होंने जो ये प्रतियोगिता होती है तो उसमें कई स्टेप होते हैं। तो ट्राईवेकर मतलब इसमें एक मुकाबले में, पहले कड़े मुकाबले में ट्राईवेकर मुकाबला जो होता है उसमें हरनी ने ये फिर हासिल किया और इसमें ये टेक्सास में पढ़ती हैं, 13 साल की हैं और इन्होंने मतलब इसमें स्पेलिंग की प्रतियोगिता है तो स्पेलिंग ही बताना होता है, वो चेक की जाती है। हरनी लोगन याद रखिएगा। लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा नवीन फीचर लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। तो इस फीचर का नाम है अलर्ट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस फीचर का नाम है अलर्ट और फोटो शेयरिंग ऐप है, उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है ये मतलब जहाँ पर भी जैसे बच्चे खो गए हैं तो
इंस्टाग्राम फीड पर ही इसको शेयर करके बच्चों के बारे में बताया जाएगा और ये फीचर है अलर्ट, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। वर्ष 2022 में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 50वां मनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, 50वां था। और इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये अभी जो इसमें बोली लगी थी तो टाटा को जीत मिली है, टाटा ने इसमें जीता है। 6000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसका 2024 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है कि ये जेवर एयरपोर्ट 2024 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जितने दिन लेट होगा तो इसमें पर डे जुर्माने की भी बात की गई है। पर डे इसमें 10 लाख रुपए के जुर्माने की बात की गई जितने दिन लेट होगा। मान लो 10 दिन लेट हो गया तो 1 करोड़ रुपए टाटा देगी। अंकारा के परिवर्तन के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन ने तुर्की गणराज्य के देश का नाम तुर्की से क्या करने का जो मंजूरी थी वो प्रदान की है, क्या करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो तुर्की से इसको किया गया है तुर्कीये, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तुर्की की राजधानी है अंकारा, अंकारा ने रिक्वेस्ट की थी। राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन है, एर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यहाँ पे लीरा चलती है, तुर्किश लीला, तो तुर्किश लीरा ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तुर्की नाम से ये जाना जाएगा। किस शहर में IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी? कौन सा शहर है? तो ये स्थापना चंडीगढ़ में की जाएगी। कहां पर? चंडीगढ़ में, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय वायुसेना ने इस केंद्र की स्थापना के लिए उससे समझौता किया है। पंजाब के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, उन्हीं के बीच में समझौता हुआ है। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य क्या है? श्रेष्ठ योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है और इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। श्रेष्ठ जो परियोजना है आवासीय शिक्षा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की मेघे परियोजना ने UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता है? नाम है मेघे परियोजना। किस राज्य की परियोजना है यही आपको बताना है। मेघे परियोजना मेघालय की है, मेघे परियोजना मेघालय की है, नाम से ही याद रखिए। और ये जो परियोजना है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसने पुरस्कार ये जीता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया की परियोजना थी, चीन की थी, अर्जेंटीना की थी, तंजानिया की, उससे ये आगे निकली है। ठीक है, और भारत की एकमात्र परियोजना है जिसने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हुई है। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों को गलियों के नाम, कॉलोनियों और गलियों के नाम हरिजन शब्द की जगह बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? कौन सी राज्य सरकार है बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के बताइए। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं। किस राज्य ने ऐसा किया है? कौन सा राज्य? आ रहा है उत्तर आप लोगों को? ये राज्य है नई दिल्ली। यहां के CM है अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ केंद्र सरकार की गाइडलाइन एक थी, उसका पालन करते हुए जितनी भी दिल्ली सरकार की कॉलोनियां हैं उनके गलियों के नाम हरिजन शब्द की जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने की बात की है। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का जो है, इसमें टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल स्पर्धा का खिताब क्रमशः किसने जीता है? पुरुष और महिला दोनों बताना है कि किसने जीता है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप इसको, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, ये जो मेघे परियोजना है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है क्या? तो ये नागरिक व व्यावसायिक सेवाएं और सरकार के कर्मचारियों
की सेवाएं और सरकार से सरकारी सेवाएं, इन सब कई घटकों को मिलाकर इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। और ये एक ई प्रस्तावित प्रणाली है, सरकार से सरकार और साथ में नागरिक और व्यावसायिक सेवाओं के ट्रैकिंग, और उसमें मतलब कहने का मतलब है जनता तक वो सारी चीजें पहुंच पाए, उसकी सूचना पहुंच पाए, इस पे ये काम करता है। तो ये बताइए, फ्रेंच ओपन टेनिस जो ग्रैंड स्लैम 2022 का है, उसमें पुरुष और महिला का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राफेल नाडाल और ईगा स्वीटेक। राफेल नाडाल ने पुरुष में जीता है फ्रेंच ओपन में, सारे में नहीं, फ्रेंच में। और ईगा स्वीटेक जो है इन्होंने जीता है फ्रेंच में महिला। और ये 5 जून को ये समाप्त हुई थी, 22 मई से ये प्रतियोगिता चल रही थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ईगा स्वीटेक जो है इन्होंने अपनी दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब हासिल किया है। और जो राफेल नडाल है, राफेल नडाल का ये 14वां था, ये 14वां था, और इनका ये दूसरा था, मतलब सेकंड था, ये दूसरा था इनका, ईगा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क ने प्रथम स्थान, डेनमार्क को जो स्थान मिला है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय मिलकर जारी करते हैं। एल विश्वविद्यालय और साथ में कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय, ये दोनों लोग मिलकर इसको जारी करते हैं। डेनमार्क को प्रथम स्थान इसमें दिया गया है। और जो भारत का स्थान है वो नाइजीरिया के साथ है, बहुत खराब इसकी स्थिति रही है, 18.9 इसका स्कोर रहा है, नाइजीरिया के पास ये पहुंच गया। इसमें दोनों बातें इसमें सही है ना। और ये दुनिया में सबसे अस्थायी रूप से, अस्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है। भारत का जो स्थान है, भारत और नाइजीरिया एक साथ रहे हैं। यहाँ की हवा, पानी की गुणवत्ता, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इन सब को कंसीडर करके इसको क्योंकि जारी किया गया है, तो ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें 40 प्रदर्शन कारक थे जिनके आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, अमेरिका का भी स्थान बहुत अच्छा नहीं है, 43वें स्थान पर अमेरिका रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहां पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? सुजुकी की जो कारें आती हैं, मारुति सुजुकी इंडिया उसकी पेरेंट कंपनी है, तो मानेसर हरियाणा में उनका प्लांट भी वहां पर है। तो उसी प्लांट में इन्होंने 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट उन्होंने शुरू किया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट भी है, ये ध्यान रखना है, बिगेस्ट इन एशिया। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो भारत ने हराया है पोलैंड को। स्विट्जरलैंड के लुसाने में ये प्रतियोगिता हुई और पोलैंड को भारत ने हरा के FIH जो हॉकी 5S चैंपियनशिप है ये जीती है। जून 2022 में बेंगलुरु में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नाइट ग्रिड परिसर का उद्घाटन किसने किया? नाइट ग्रिड परिसर का उद्घाटन किसने किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नाइट ग्रिड परिसर में थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये गृह मंत्रालय का मामला है और हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उन्होंने, मोटा भाई ने इसको उद्घाटित किया है। अत्याधुनिक और नवीन सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा यहाँ पर डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला शुरू की जो दृष्टिहीनों के अनुकूल है, यानी कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो इसको पहचान सकेंगे। ये जो सिक्के हैं उनमें डिजाइन क्या किया गया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इन सिक्कों में डिजाइन किया गया है और ये प्रचलन का हिस्सा होंगे। केवल ये स्मारक सिक्के नहीं है कि इनको बना के रख दिया जाएगा, बाकी ये प्रचलित होने वाले सिक्के हैं। और HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने इसमें विशेष सिक्के अपने शाखाओं पे उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहाँ पे लिखा मिले अकाम, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ही तो है ये 75वां जो हम जश्न 75वां वर्ष जो मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में ये किया गया है। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट सौर प्रतिष्ठानों तक पहुंच बनाई है? 10 गीगावाट,
जहाँ पे सूरज होगी, सूरज की मात्रा मतलब जहाँ पे सूरज निकलेगा ज़्यादा, राजस्थान, खैर और भी जगह निकल रहा है लेकिन याद कराने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये मैरकाम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार ये राजस्थान को भारत का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया है जिसने 10 गीगावाट सौर प्रतिष्ठानों तक पहुंच बना ली है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए एक नया और गतिशील सार्वजनिक डैशबोर्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बीज विजिल ऐप लॉन्च किया है? कहाँ पे बजेगा? बीच पे। और बीच कहाँ का? भारत के किस बीच पे आप जाना चाहेंगे, है ना? ब्लू है पानी, पानी करने कहाँ जाना चाहेंगे? तो गोवा आप जाना चाहेंगे, तो उसी राज्य ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। और समुद्र तटों का समग्र प्रबंधन करना, पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में जो भी संस्थान काम कर रहे हैं उनको लाभ पहुंचाने का इसका उद्देश्य है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया। क्या ये बात सही है? दूसरा है, विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। पहला तो सही है, दूसरे पे विचार करिए, गलत है, क्योंकि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड मालपास है। तो मालपास, जिनके पास माल है, पास है, वर्ल्ड बैंक है, ये सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंडो पाक वार 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये जो पुस्तक है ये शैलेंद्र मोहन और जगजीत सिंह के द्वारा संपादित की गई है। एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन, और इसका जो विमोचन है वो किया है राजनाथ सिंह ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्री है। भारत में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजनों में से माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायथलॉन को किस रेलवे अधिकारी ने पूरा किया है? ये एक तरीके का इतिहास रच गया है। श्रेयस जी होसुर के द्वारा ऐसा करने वाले ये पहले अधिकारी बने हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन जो आयरन मैन ट्रायथलॉन है उसको पूरा किया है। 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर का साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर की दौड़। 180 किलोमीटर तो इसमें साइकिलिंग है, साइकिल इतना चलाना है इसमें। 3.8 km की इसमें आपको स्विमिंग करनी है और 42.2 किलोमीटर की इसमें रनिंग आपको करनी है। ये तीनों चीजें इन्होंने पूरा किया है। ये मतलब आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है ना। ट्रायथलॉन इसको बोलते हैं। और ये श्रेयस जी होसुर हैं, रेलवे के हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है, ये विचार करके उत्तर आपको बताना है। उन्होंने 1999 में मिल्टन कीन्स में आयरलैंड के खिलाफ एक विदेशीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। ये पहला प्रश्न है, मतलब पहला स्टेटमेंट है। जब कोई खिलाड़ी जो बहुत फेमस खिलाड़ी होते हैं और वो रिटायरमेंट लेते हैं या उनके साथ कुछ नया रिकॉर्ड जुड़ता है तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जोधपुर की ये रहने वाली है और राजस्थान की, 39 साल की, अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। 1999 में मिल्टन कीन्स में आयरलैंड के खिलाफ एक विदेशीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने पदार्पण किया था, बिल्कुल सही बात है। 2015 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। तो 2015 में इनको सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से नहीं, पद्मश्री से। पुरस्कार भी इनका ध्यान रखना है आपको, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। और वर्ष 2015 का पद्मश्री अवार्ड ध्यान रखिएगा। और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2003 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। तो पद्मश्री, अर्जुन और मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले जाना जाता था, तो अब चेंज कर दिया गया नाम। तो ये सब पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, लेकिन दूसरा गलत है। 7000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर है, एकमात्र 7000 के आंकड़े को पार करने वाली, और ये एकमात्र महिला क्रिकेटर है। महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। तो पहला और तीसरा सही है। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, तीनों प्रारूपों में इन्होंने 10,000 से ऊपर 10,868
रन बनाए हैं। अच्छे स्कोर हैं इनके हर क्षेत्र में, T20 में भी हैं और बाकी टेस्ट मैच में भी हैं, सब में। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया गया है ना? वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG पायनियर किसको नामित किया गया है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा? तो ये है रामकृष्ण मुक्काबिल्ली। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई पहला भारतीय है जिसको ऐसा नॉमिनेशन मिला है, और ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 नए ये पायनियर्स नामित किए हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स जो मानवाधिकार, पर्यावरण, श्रम, भ्रष्टाचार इन क्षेत्रों में इनके खिलाफ काम करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ और इन सब चीज़ों में। तो उसमें से एक है ये मैत्री एक्वाटेक के संस्थापक और प्रबंध निदेशक रामकृष्ण मुक्काबिल्ली। तो इनको भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का ये चुना गया है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टिकटिंग कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च की जाने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये IRCTC के द्वारा लॉन्च की जा रही है और ये स्वदेश दर्शन योजना जो चल रही है उसी के तहत ये हो रहा है। भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित प्रमुख स्थानों को इसमें जोड़ा जाएगा, उनसे संबंधित स्थानों को शामिल किया गया है, मतलब वहाँ पे टहलाया जाएगा, घुमाया जाएगा। बिहार स्थित जनकपुर में इस यात्रा का स्टाफ रखा गया है। तो जनकपुर में स्टाफ तो है, लेकिन जनकपुर बिहार में नहीं है, जनकपुर आपका नेपाल में पड़ता है। और राम जानकी मंदिर जनकपुर में स्थित है, तो ये सही है। पहला और तीसरा इसमें सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बाकी इसमें जो स्थान है 18 दिवसीय यात्रा के दौरान इनको कवर किया जाएगा। अयोध्या से इसको शुरू किया जाएगा, राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान मंदिर, नंदीग्राम में भारत मंदिर है ना, भरत को जो समर्पित मंदिर है, ये भगवान राम के छोटे भाई जो थे, तो इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये 18 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो ये यात्रा समाप्त होगी कहाँ पर? दिल्ली में। ये भी तो पूछा जा सकता है कि यात्रा समाप्त कहाँ होगी। हाल ही में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? कौन सा देश है? तो ये है थाईलैंड। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैनाबिस, भांग को क्या कहते हैं, भांग की खेती को कैनाबिस, कैनाबिस को क्या किया गया है? वैध करार कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, मनोरंजन या नशे के लिए वहां पर अभी भी अवैध माना जाएगा इसको, उन्होंने कहा है। लेकिन अब जब खेती होगी तो आप समझते ही हैं कैसे क्या होगा। और भांग का जो नर पौधा होता है, जैसे भांग के अगर 2 पार्ट किए जाए तो एक नर हो जाएगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल। तो इसका जो नर पौधा होता है इसको सुखाकर भांग तैयार की जाती है, और जो मादा पौधा होता है उसको सुखा देंगे तो ये बन जाएगा गांजा। ये अंतर, बारीक अंतर आपको पता है। ये जो नर पौधा है उससे भांग तैयार की जाती है, भंगेड़ी लोग नर हैं और गांजा जो फूंक रहे हैं वो महिलाएं हैं। मतलब ऐसा याद रखिए, मैं किसी पे ऐसे वो दोषारोपण नहीं कर रहा हूं कि ऐसा करती हैं, वो तो मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तर दीजिए। तो इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे उसमें। अहमदाबाद में यह स्थापित किया गया है। हाल ही में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया? नक्शा है मून का, चांद का, आपकी मून का नहीं, आपकी चांद का नहीं, पृथ्वी वाले चांद का। तो चीन ने ये जारी किया है और ये भूवैज्ञानिक नक्शा चीन ने बताया है। सबसे विस्तृत विवरण अभी तक उसने कहा कि हमने दिया है। 2020 में अमेरिका के द्वारा जो मैप जारी किया गया था उससे भी ज़्यादा बारीक विवरण चाइना कह रहा है कि हमने इसमें दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्य चुने गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस लिस्ट में शामिल नहीं है? अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो चाइना है, चाइना का नक्शा भी डुप्लीकेट होगा। अभी किसी के स्टेटस पे मैंने देखा था कि एक लड़के से कहा गया विलोम लिखने, तो रात का विलोम दिन है ना, अमीर का विलोम गरीब, और उससे पूछा गया अंत में एक विलोम और
असली का विलोम तो उसने लिख दिया चाइना, मतलब असली का विलोम नकली की जगह चाइना लिख दिया कि चाइना के सामान जो होते हैं वो नकली होते हैं। तो अब इनका मैप भी पता नहीं नकली है कि असली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2023-24 के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्य चुने गए, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि 3 इसमें से है, 2 और होंगे। तो इसमें जो 5 चुने गए हैं उसमें एक तो भारत है, भारत का नाम याद रखिएगा। दूसरा इसमें एक है आयरलैंड, आयरलैंड इसमें चुना गया है। और इसमें एक जो एक ये सुरक्षा परिषद 23-24 के लिए पूछा जा रहा है, सॉरी, तो भारत नहीं, सॉरी, ये भारत तो अभी तक था 1 जनवरी 2023 से भारत का कार्यकाल, भारत, आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको और नॉर्वे ये थे, उनकी जगह ये लेंगे, तो इसको हटा दीजिए। इसमें चुना गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक इक्वाडोर है, एक जापान है, एक माल्टा है और एक है इसमें स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, और एक इसमें आपका हो जाएगा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक इसमें एक चुना गया है। तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक, इसमें ब्राजील शामिल नहीं है। इसके पहले वाले में भारत, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको और नॉर्वे 1 जनवरी 2023 तक इनका रहेगा, फिर ये हट जाएंगे। अस्थायी कार्यकाल है ना, 2 साल के लिए इनको चुना जाता है। अंगटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसको चुनना है। भारत एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में 6ठे स्थान पर है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता देश है। तो ये जो अभी जारी किया गया है अंगटाड के द्वारा, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको अंगटाड बोलते हैं, ये नवीनतम रिपोर्ट जो जारी की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को इसने कहा है शीर्ष प्राप्तकर्ता। और सेकंड स्थान भी याद कर लीजिए, इसमें सेकंड स्थान पर रहा है आपका चाइना, थर्ड स्थान पे रहा है हांगकांग, हांगकांग थर्ड स्थान पर हांगकांग रहा है। तो चाइना रहा है, यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद हांगकांग। भारत का जो स्थान है उसमें एफडीआई में गिरावट भी देखी गई है। और इसका जो भारत का स्थान है इसमें, मतलब भारत में जो बाहरी एफडीआई है वो बढ़ा है, और इसमें भारत जो है उसके प्रवाह में भी, प्रवाह में अगर पूछा जाए, खैर इतना झंझट नहीं पूछा जाएगा, 7वें स्थान पर रहा है, ये जरूर पूछा जा सकता है। फालतू चीजें डिस्कस ना की जाए, वो ज्यादा सही है। 7वें स्थान पर रहा है, 6ठे स्थान पर नहीं रहा है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए दिए गए पुरस्कार में शीर्ष जिले का पुरस्कार किसे मिला? शीर्ष जिले का पुरस्कार किसे मिला? ये जिला उत्कृष्टता पुरस्कार, तो ये पुरस्कार मिला है राजकोट को। जिला कौशल विकास योजना के तहत ये 30 जिलों को कौशल विकास में उनकी सर्वोत्तम उपलब्धि के कारण, जो उन्होंने परफॉर्म किया उसके कारण चुना गया है। तो गुजरात में राजकोट, और असम का रहा है कछार, असम का रहा है कछार, और महाराष्ट्र का सतारा। ये 3 जिले रहे हैं शुरुआत के। ये असम है, ये असम का है, और सतारा गुजरात का है, और राजकोट भी गुजरात का है आपका, सॉरी महाराष्ट्र का है। ये सतारा तो महाराष्ट्र का है, सतारा जो है ये महाराष्ट्र का है। वही सतारा, कौन सा सतारा, क्या हुआ था सतारा में, हिस्ट्री के बारे में बताइएगा। सतारा किस लिए जाना जाता है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आईएलओ जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो यही इसी तिथि को मनाया जाता है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, ये इसकी थीम है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। हाल ही में जानवरों के लिए लॉन्च हुआ भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? जानवरों के लिए लॉन्च हुआ है, हम लोगों का तो तीसरा चरण वाला मामला चल रहा है। जानवरों के लिए लॉन्च हुआ है एनिकोवैक्स, इसका नाम है एनिको, एनिमल से एनिको, ठीक है ना, तो एनिकोवैक्स ध्यान रखिएगा, एनिमल का एनो फिर कोवैक्स। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये डेल्टा और ओमाइक्रोन दोनों प्रकार
कि जो वायरस है उनको बेअसर, जो सार्स का प्रभाव उनको बेअसर करने में सक्षम होगा। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रह के बारे में गलत कथन आपको चुनना है। कौन सा कथन गलत है? ये संग्रहालय की बात हो रही है। जीएसटी संग्रहालय के बारे में कौन सा कथन? नई दिल्ली में स्थापित है। दूसरा है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये जो स्थापित है, पहले तो आप यही चेक कर लीजिए, ये स्थापित है गोवा में, तो पहला तो यही गलत हो गया, नई दिल्ली में नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं, निर्मला सीतारमण, कुछ ही चीजें तो बचती हैं जो कोई दूसरा कर सकता है, नहीं तो बाकी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत है। पूछा जा रहा है गलत कथन कौन से हैं, तो दोनों हो जाएंगे। क्या पूछा जा रहा है? गलत कथन, तो गलत दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी समय तक राज करने वाली सम्राट कौन बनी है? पहले तो कोई रह चुका है, फ्रांस का लुई 14वां सबसे लंबे समय तक रह चुका है। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, और थाईलैंड के राजा को फिर इन्होंने पीछे अभी छोड़ा है और ये सेकंड स्थान पर आ गई है, एलिजाबेथ द्वितीय। तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 70 वर्ष राष्ट्र की सेवा इन्होंने की है। अब सेवा कैसे की है भाई? पद पे है, ठीक है। 53 में इन्होंने ताज पहना था, 23 आ गया, 70 साल पूरे हो गए। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सितंबर 2015 में अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली ब्रिटिश सम्राज्ञी बनी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? 12वां है, किसका है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का। तो इसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, MC12, ठीक है। तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जून 2022 में कौन भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ग्रैंड मास्टर बने हैं तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और कैटोलिका शतरंज महोत्सव ये इटली में हुआ था, कैटोलिका शतरंज महोत्सव इटली में हुआ था। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये जो लाइव फीड रेटिंग है तो उसमें 2500 एलो पॉइंट की को इन्होंने ब्रेक किया। 19 साल के अभी हैं और ग्रैंड मास्टर लेवन पंसुलिया के खिलाफ इन्होंने ये जीता है। जून 2022 में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष 2 राज्य कौन से थे? पहले शुरुआती 2 राज्य, मेजबान इसका कौन था? हरियाणा, मेजबान इसका हरियाणा था। हरियाणा ने मेजबानी की, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें महाराष्ट्र ने जीता है पदक, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और महाराष्ट्र ने सेकंड नंबर पर पदक जीता है। कुल 137 पदक हैं हरियाणा के और 125 पदक हैं इसके। स्वर्ण देखे जाए तो स्वर्ण महाराष्ट्र के जो है वो ज्यादा है ना। और ये स्वर्ण कितने हैं इनके? महाराष्ट्र के 45 स्वर्ण है, बहुत स्वर्ण है इनके। और इनके 39 रजत है, हरियाणा के 46 ये है कांस्य है। लेकिन स्वर्ण की संख्या देखा जाए तो इनके हरियाणा की भी रही है, लेकिन इनके भी महाराष्ट्र के भी स्वर्ण है। तो सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र रहा है सबसे ज्यादा। वैसे मेजबान जो राज्य था हरियाणा, उसी ने जीते हैं। मैक्स वेरस्टॉपेन ने अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2022 जीती, वह किस टीम के ड्राइवर हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैक्स वेरस्टॉपेन ये किस टीम के ड्राइवर हैं? तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रेड बुल टीम के, किस टीम के हैं? रेड बुल के, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तिथि आपसे पूछी जा रही है। पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस बार रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है। और 14 तारीख को आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया कि हमने रक्तदान किया है। तो 14 जून को ये विश्व रक्तदाता दिवस है, करना भी चाहिए। और खास करके जब किसी को जरूरत पड़े तो दे देना चाहिए ब्लड। थोड़ा सा जूस वूस पियेंगे 2-3 दिन, सब पूरा हो जाता है, कवर हो जाता है। लेकिन आपके ब्लड देने से किसी की जान बच जाती है, वो बहुत बड़ा कार्य होता है। भारत ने चीतों को भारत में बसाने के लिए किन देशों के साथ हाल ही में समझौता किया है?
कि जो चीते हैं भारत में बसे, तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ ये समझौता किया गया है। 10 वर्षों के लिए शुरुआती दौरों में ये हस्ताक्षर किए गए हैं, बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीते आएंगे शुरुआती दौर में, तो 12-8 20 चीते अभी लाके बसाए जाएंगे। पीएम मोदी ने किस शहर में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तुकाराम महाराज का, और इन्होंने किया है पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? पुणे कहाँ पड़ता है बताइए, गुजरात में कि महाराष्ट्र में? तो पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। जो तुकाराम है ये एक वारकरी संत थे, है ना, और भक्ति कविता और कीर्तन के रूप में इनको जाना जाता है, और आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय में पूजा इन्होंने की, और इस कारण से ये प्रसिद्ध हुए। तो ये याद रखिएगा, ये वारकरी संत थे, इतना सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। बाकी पूजा पाठ तो इन्होंने की ही, लेकिन आपसे पूछा जाएगा वारकरी संत। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसमें राज्य है केरल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट ये 2021 में केरल राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर 2021 में पहली बार मूल्यांकन इसका किया गया है, और उच्चतम स्कोर इसी का रहा है। और बाकी उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में मेघालय और नागालैंड का मूल्यांकन किया गया, तो वो शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में पूरे देश में केरल सर्वोच्च स्थान पर रहा है। पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन भारत और यूरोपीय संघ का है, ये किया गया है, नई दिल्ली में नहीं किया गया है, ये ब्रुसेल्स में किया गया है। कोलकाता में भी नहीं है, देश में नहीं किया गया है, ये ब्रुसेल्स में किया गया है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, चेक करके बताइएगा बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स ही है। तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और यूरोपीय संघ जो है वो इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में ही है। 1993 में नीदरलैंड में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। जो यूरोपीय यूनियन है ये 1993 में स्थापित हुआ था, ब्रुसेल्स में नहीं, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में एक स्थान पड़ता है मास्ट्रिच, मास्ट्रिच में इसकी स्थापना की गई थी, और मास्ट्रिच में स्थापना करने के बाद में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में बनाया गया था। उर्सुला वान डेर लेयन ये इसके अध्यक्ष हैं इस समय। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच में चलाई गई? भारत गौरव योजना है और ये निजी ट्रेन चलाई जा रही है किन 2 स्थानों के बीच में? तो ये कोयंबटूर से शिरडी के बीच में भारत गौरव योजना के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मई 2022 में WPI मुद्रास्फीति बढ़कर 15.8% हो गई, जो कि सबसे अधिक है कब के बाद से? 1991 के बाद से, सितंबर 1991 के बाद से मुद्रास्फीति बढ़कर WPI इतनी 15.88%, इससे ज़्यादा नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो ये 15.88% जो हुई है ये बहुत ज़्यादा हो गई। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष पर है? भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये केरल है। केरल स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में सबसे आगे निकल गया है, और एशिया में पहला स्थान इसका आ गया है। भारत के लिए एक फक्र की बात है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की? 63 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो ये करने वाला है कौन सी कंपनी ने की? तो ये गूगल है, गूगल ने किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। किसके लिए किया है? फीमेल्स के लिए किया है। जो फीमेल संस्थापक हैं उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में सत्य कथन चुने। हाल ही में इसने दुबई में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया, और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। 2 यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो एपीडा जो है, एपीडा ने अभी आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया था, मैंगो फेस्टिवल का। कहाँ पर? दुबई में नहीं, ये किया था इसने बहरीन में। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा यहाँ पर सही है, तो केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। सत्य कथन आपको चुनना है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस वाइंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है? किस हवाई अड्डे ने ऐसा किया है, ये आपको बताना है। तो ये भारत का मुंबई हवाई अड्डा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस हवाई अड्डे को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कभी कभी हवाई अड्डे और उनके नाम से भी आपको सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो हाइब्रिड बिजली परियोजना यहाँ पर स्थापित इसने किया है, और मुंबई ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बनने जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको चुनना है। ये जरूर देख लिया कीजिए क्या चुनना है, सत्य की असत्य। हाल ही में वंदना प्रकाश दीक्षित को प्रेस परिषद के बारे में ये बात है, तो प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा है कि इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, और इसके अध्यक्ष का चयन 3 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता है। तो इसके अध्यक्ष का जो चयन है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये भी आपको बताना है, और साथ में असत्य कथन आपको बताने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए। इसमें असत्य कथन आपको छांटना है, क्या प्रश्न गलत सेट हुआ है। पहला तो वंदना प्रकाश दीक्षित को इसका लिखा है कि अध्यक्ष बनाया गया है, तो वंदना प्रकाश दीक्षित को नहीं बनाया गया है, ये न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। तो पहला गलत है, ये पहला गलत है। दूसरा है भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना, वंदना प्रकाश दीक्षित, ये गलत दिया हुआ है। रंजना प्रकाश देसाई को, रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1978 में हुई थी, तो दूसरा भी गलत है। तो पहला और दूसरा ये दोनों असत्य हो जाएंगे। और इसके अध्यक्ष का चुनाव 3 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता है। इसमें राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर, और पीसीआई द्वारा चयनित एक सदस्य इसमें लिया जाता है। तो ये 3 सदस्यों के द्वारा इसको चयनित किया जाता है, एक इसमें ये मेंबर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसको आईएमडी द्वारा जारी किया गया, आईएमडी के द्वारा, यानी कि प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। प्रबंधन विकास संस्थान के लिए आईएमडी लिख दिया गया है। और भारत इस इंडेक्स में 43वें स्थान पर है। तो भारत 43वें स्थान पे था, तो 43वें से 37वें स्थान पे अभी इसने छलांग लगाई है, 37वें स्थान पर। तो दूसरा यहाँ पर गलत दिया है क्योंकि इसका स्थान 37वां है। तो केवल एक सही हो जाएगा, सत्य पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये सम्मेलन जो आयोजित हुआ है ये हुआ है शर्म अल शेख में। अब आप पूछेंगे शर्म अल शेख कहाँ पड़ता है? तो शर्म अल शेख पड़ता है मिस्र में। 2 दिवसीय 2 दिन का ये सम्मेलन था, और इसमें नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला जो यस फांगोन कोन्याक है, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व में किया था। नागालैंड की राज्यसभा सांसद के रूप में ये चुनी गई हैं। एस फांगोन नागालैंड की राज्यसभा की चुनी गई पहली महिला है, तो उन्होंने भारत का इसमें प्रतिनिधित्व किया था। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 17 जून को ये मनाया जाता है। असत्य कथन आपको बताना है, तो 17 जून को मनाया जाता है, सही है। 2022 का जो विषय है एक साथ सूखे से उठना, ये विषय है, यहाँ पे दिया है सूखा और जलवायु परिवर्तन, ये गलत है। अगर यहाँ पर दिया होता एक साथ सूखे से उठना, सूखे से उठना, ये इसकी थीम है, तो असत्य पूछा जा रहा है, तो दूसरा असत्य हो जाएगा, पहला सही है यहाँ पर। हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? सोमालिया के नए प्रधानमंत्री, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। तब तक आप सोचिए, तब तक मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सोमालिया की जो राजधानी है वो है मोगादिशु, मोगादिशु इसकी राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो अभी नए नियुक्त हुए हैं, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है हमजा आब्दी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 48 साल के अभी हैं, और राष्ट्रपति वहाँ पे हसन
शेख मोहम्मद है, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, नए मोगादिशु सुमेलित करने में आपसे पूछा जा सकता है। सोमालिया है कहाँ? अफ्रीका में। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक जून 2022 में कहाँ पर आयोजित की जाएगी? जून में आयोजित, यानी हो गई है, की जाएगी की बात हो रही, तो जून में ये हो चुकी। तो जीएसटी काउंसिल की ये श्रीनगर में ये बैठक, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47वीं ये बैठक थी, 47वीं बैठक थी। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था योग ओलंपियाड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाल ही में चीन के तीसरे विमानवाहक पोत को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? विमानवाहक पोत है ये, और इसका नाम अभी क्या रखा गया है? तो इसका नाम है फुजियान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बहुत उन्नत है, पूरी तरह स्वदेश निर्मित नौसैनिक पोत है ये, और इसका नाम फुजियान रखा गया है, विमानवाहक पोत है ये। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आज़ादी का अमृत महोत्सव काम तो चल ही रहा है, उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। और दूसरा है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को संपूर्ण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। तो कतर का जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक दूसरी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात है, तो ये संपूर्ण एशिया में नहीं, ये भारत और दक्षिण एशिया में, संपूर्ण एशिया में नहीं, साउथ एशिया आप लीजिए और इंडिया लीजिए, तो उसमें बेहतरीन हवाई अड्डा इसको घोषित किया गया है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फीफा 2026 में वर्ल्ड कप की मेजबानी 3 देशों के द्वारा की जाएगी, निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है ये आपको बताना है। 2026 का जो विश्व कप है ये 11 शहरों में किया जाएगा, 11 सिटीज हैं जिसके अंतर्गत इसको किया जाना है। और इसमें 3 शहर मैक्सिको के हैं, 3 शहर 2 शहर कनाडा के भी हैं। और इसमें मैक्सिको का है, कनाडा का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, वेस्ट इंडीज का कोई शहर इसमें शामिल नहीं है। 3 इसमें मैक्सिको के हैं, 2 कनाडा के, 6 संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, वेस्ट इंडीज का कोई शहर इसमें नहीं है। ठीक है। फीफा 1904 में स्थापित हुए थे, और फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख में, और ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया? अनकही कहानी, भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रपति महोदय ने किया है, और प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसको राष्ट्रपति महोदय ने नहीं किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पुस्तक का उद्घाटन किया है, मतलब इसका विमोचन किया है। उद्घाटन नहीं कहते हैं, उसको विमोचन कहते हैं। ठीक है ना। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 में घोषित किया गया था, सन 2000 में, ईस्वी सन 2000 में घोषित किया गया था, तब से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम जो है ये रोल आउट, इसको इस बार नहीं किया गया थीम को। पिछले साल थी टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, वही थीम अभी कंटिन्यू है, और ये 20 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन को इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सुनील छेत्री संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले, ठीक है, खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि किस टीम के खिलाफ हासिल की है? बने यहाँ से हटा दीजिए। तो सुनील छेत्री ने ये किस टीम के खिलाफ 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का खिताब हासिल किया है? तो ये हांगकांग की टीम के खिलाफ खेल रहे थे, तब इन्होंने ये हासिल किया। भारतीय पुरुष फुटबॉलर हैं, और हमारी टीम के, भारत की टीम के ये कप्तान भी हैं। अगला जो प्रश्न है, जून में आयोजित कैनेडियन ग्रांड प्री 2022 किसने जीती? तो कैनेडियन वाला मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और रेडबुल के हैं, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है रेडबुल, तो कैनेडियन भी आप ध्यान रखिएगा और रेडबुल भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये छठा संस्करण इसका आयोजित किया गया है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि इस वर्ष की थीम योग और स्वास्थ्य है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको चेक करने हैं। इस बार ये 8वां संस्करण बनाया गया है और इस बार की जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, वो थीम भी आपको जाननी चाहिए। थीम है मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी। योग तो ये गलत हो जाएगा, योग और स्वास्थ्य ये गलत हो जाएगा, दोनों यहाँ पर गलत है। तो सत्य पूछा जा रहा है तो दोनों असत्य हैं इसमें, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को और क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए 21 जून, तो 21 जून को और आप किस रूप में जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और इस बार की थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। ठीक है, पहली बार 1982 में इसको मनाया गया था। 1982 में पहली बार इसको ग्रीष्मकालीन संक्रांति पर फ्रांस में मनाया गया था। किस राज्य ने, मैंने उत्तर भी दे दिया है लेकिन आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो और लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है तो आप उन तक इसको पहुंचा सकते हैं। किस राज्य ने देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की है? कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है गुजरात। बालिका पंचायत इसने शुरू की है। कच्छ जिले के 5 गांव हैं, वहां पे बालिका पंचायत इसने शुरू किया है। लड़कियों का सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके, ये इसका उद्देश्य है। खुनारिया, मस्का, मोटा बुआ और बडसर ये गांव पंचायतें हैं जहां पर इसको शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये डेट 1 जुलाई। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक क्या बंद हो गया है? जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, हम सब जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तब तक ये नहीं बंद होगा। पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध इसको घोषित कर दिया गया है। खुप्सगुल झील ये किस देश में है, जहां की खुप्सझील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? खुप्सगुल झील, तो खुप्सगुल झील जो है ये मंगोलिया में है। कहां पर है? मंगोलिया में। तो उसी को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला कौन सा 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो 36 ये अब हो गए हैं, अभी तक का जून तक का जो अपडेट है, तो ये 36वां बना है असम। कौन सा बना है? असम। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक इसको लागू करके, अब ये 36 ये तो है ही है टोटल जो स्टेट और यूटी है, तो टोटल में लागू हो गया। 36वां यही बना है जून में। तो ये असम अंतिम था और ये पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल अब हो गई है। और 2019 के अगस्त में रामविलास पासवान जी उस समय थे ना, तो उन्होंने इसको शुरू किया था 2019 में। ये मतलब सरकार का ये प्रोग्राम था, उस समय वो मंत्री थे, तो शुरू किया गया था और 22 में आके जून में ये पूरा हो गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है इनका? रुचिरा कंबोज। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप है और इसमें शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। भारत की महिला कुश्ती टीम ने, ये हुआ था किर्गिस्तान में पड़ता है बिश्केक। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। तो बिश्केक में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य ये जीता है। 10 टोटल पदक थे इसके। रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस के अनुसार अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठान में भारत किस स्थान पर है? अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठान, तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इसमें कौन सा देश रहा है? ये चीन रहा है और चीन के बाद में दूसरे स्थान पर रहा है यूएसए और 3rd नंबर पर अपना भारत रहा है अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लिसा स्टालेकर। क्या नाम है इनका? लिसा स्टालेकर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लिस्टा स्टॉलेकर, या ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर है, ठीक है। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर जो एसोसिएशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में पश्चिम बंगाल कौशल दक्षता के मामले में भारतीय राज्यों में सबसे आगे है, यह कहा जा रहा है। और जापान इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है। जापान अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर है, ऐसा कहा जा रहा है। तो लगातार दूसरे वर्ष स्विट्जरलैंड अभी इसमें रहा है सबसे कुशल शिक्षार्थियों के मामले में प्रथम स्थान पर, तो शीर्ष स्थान उसी का हो जाएगा, जापान नहीं, ये स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और अभी कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना, नवीन साझेदारी को बढ़ाना, इन सब लक्ष्यों के साथ ये मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? आजकल 2-3 प्रश्न आपसे दिवस के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। तो दोनों इसकी, चाहे ओलंपिक दिवस आपसे पूछा जाए चाहे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, इसकी दोनों की तिथियां हैं 23 जून, दोनों को साथ में याद कर लीजिए। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? कौन सा स्टेशन था जहां से हरी झंडी दिखाई गई है? तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसको हरी झंडी दिल्ली से दिखाई गई। एक अलग ये प्रश्न बन रहा है, भारत और नेपाल में जितने भी रामायण सर्किट से जुड़े स्थान हैं उनको जोड़ने का काम ये करेगी, है ना। और 500 पर्यटकों को लेकर ये जनकपुर बताया ही था अभी जाने की इसकी योजना थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में प्रभाकर गुप्ता को इसका महानिदेशक बनाया गया है। दूसरा है, इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। तो अभी दिनकर गुप्ता है, प्रभाकर नहीं, उनका पर्यायवाची यूज नहीं नाम में आप कर सकते हैं। तो दिनकर गुप्ता को बनाया गया है और 2012 में नहीं, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2008 में। कब की गई थी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की? 2008 में। तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में सही कथन आपको चुनना है। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। दूसरा है, इसके लिए मनसुख मंडाविया को G20 शेरपा नियुक्त किया गया। पहला तो बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में किया गया, लेकिन इसमें जो शेरपा नियुक्त किया गया था वो पीयूष गोयल को किया गया था। किसको किया गया? पीयूष गोयल को। तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विदेश मंत्रालय, देखिए अभी भारत क्या है, 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। वर्ष 2023 में पहली बार G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन भी यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2023 में पहला सम्मेलन भी G20 का यहाँ होगा। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 में किस देश को ईयर ऑफ द कंट्री के रूप में मान्यता मिली? यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन, और इसमें भारत को ईयर ऑफ द कंट्री के रूप में मान्यता मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन था, नाम था विवाटेक 2022, विवाटेक 2022। भारत को इसमें, ये दुनिया में भारतीय स्टार्टअप्स के योगदान के कारण भारतीय पहचान जो बनी है उस कारण से इसमें ईयर ऑफ द कंट्री के रूप में मान्यता इसको दी गई। हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार विश्व में शीर्ष 2 इंटरनेट स्पीड वाले देश कौन से हैं, जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड आपको मिलती है? बाजरा सम्मेलन याद रखिएगा, नई दिल्ली। बाजरा सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बाजरा हरियाणा में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होता है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है। 2 इंटरनेट स्पीड जो हाई स्पीड वाले जो शीर्ष देश हैं वो है नॉर्वे और सिंगापुर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओकला से आप स्पीड चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन की भी, अपने इंटरनेट फोन की भी।
तो ये वैश्विक रैंकिंग में अभी जो है, ये रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें नॉर्वे और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहे हैं, और भारत का बहुत ही पीछे है स्थान, है ना। तो अब मतलब सुधर रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी बहुत पीछे है, 115वें स्थान पर है, ये ध्यान रखिए भारत रैंक ये स्पीड के मामले में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काश उतनी स्पीड मिल जाए तो HD मूवीज तुरंत फट से डाउनलोड करेंगे, देख लेंगे। क्लास के बारे में नहीं सोचा होगा ना एक बार भी, क्योंकि क्लास तो वैसे भी HD होना तब भी चल जाता है, सब चल जाता है। मूवीज HD होनी चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, मूवीज के लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस क्रम का सबसे बड़ा रिसाइकलर बन गया है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, गोल्ड का रिसाइकलिंग करने का भारत चौथा सबसे बड़ा स्टेशन है, सबसे बड़ा हब है पूरे विश्व में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहले स्थान पर है चीन, है ना, और दूसरे स्थान पर है इटली, तीसरे स्थान पर आपका आता है USA, और रिसाइकलर के रूप में चौथा स्थान आता है भारत का। भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो अभी बहुत दूर है, 104वां स्थान है इसका, ठीक है। ब्राजील पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर याद रखिए ब्राजील, और बी नाम से ही दूसरा है, उसका नाम है बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है आपका ये सेकंड स्थान पर है, फर्स्ट एंड सेकंड ये दो स्थान है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला, तो ये कोची नहीं है, ये नई दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा सरप्लस हो गई है कोची के पास, दिल्ली हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 2030 तक लक्ष्य है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट इसको बना दिया जाए। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट को किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट है 1985, साथ में प्रिवेंशन ऑफ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, ये अभी वित्त मंत्रालय में है। वित्त मंत्रालय में एक राजस्व विभाग जो है, तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में है। अब इसको स्थानांतरित करके इसको ले जाया जाएगा गृह मंत्रालय में। कहाँ पर? गृह मंत्रालय में। हाल ही में चर्चा में रहा नूरी रॉकेट किस देश से संबंधित है? तो नूरी जो रॉकेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इनका घरेलू रॉकेट है, ये इनका घरेलू रॉकेट है, और पहला उपग्रह इन्होंने अभी इससे सफलतापूर्वक जिससे स्थापित किया है, लॉन्च किया है। तो ये जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? भगवान राम को भी नाव पे बैठा के पार किया था मल्लाह ने, केवट ने, राम केवट संवाद भी आपने सुना होगा अगर जरा सा भी मैथोलॉजी आप जानते हैं। तो 25 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाविक दिवस मनाया जाता है। बाकी नाव की और बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। योर वॉयेज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर, ये इस बार की इसकी थीम थी, पूछी नहीं जाएगी। हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष बनाया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप BSE के नाम से जानते हैं, ये मुंद्रा जो है, जो 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पद इन्होंने छोड़ दिया था, तो SS मुंद्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है BSE का। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि BSE के बारे में थोड़ा सा बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक तो यही आप जानिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितना पुराना एक्सचेंज है, कब इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो जैसे जब प्रश्न पढ़िए तो थोड़ा बहुत इसका देख लीजिए, ऐसा ना रखिए कि कुछ हम जानते ही नहीं है, थोड़ा बहुत जानिए, है ना। बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये, और मुंबई में है। 1875 में इसको स्थापित किया गया था, काफ़ी पुराना है। और वैसे देखा जाए तो कंपनी के तौर पे मतलब शुरुआत तो तब हो गई थी 1875 में, 9 जुलाई 1875 में। 147 साल इसके हो गए हैं, मुंबई में है। और कंपनी के तौर पर इसको 2011 में इसको स्थापित मतलब मान्यता दी गई थी, तब से चला आ रहा था पुराने समय से।
और बस इतना ध्यान रखिए, बाकी इसमें बाकी ठीक है। चेयरमैन एसएस मुंद्रा बन ही गए हैं। करेंसी जो इसकी है इंडियन रुपी ही होगी। 5,439 कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। हाल ही में परमेश्वरम अय्यर को इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। पहले ये पेयजल और जल स्वच्छता सचिव हुआ करते थे, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं सही है? इनको इसका उपाध्यक्ष चुना गया है कि और कुछ चुना गया है? इसको उपाध्यक्ष नहीं, इनको चुना गया है। इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चुना गया है, तो पहला तो गलत हो गया। इसकी स्थापना जुलाई 2015 में की गई थी, ये गलत है क्योंकि 2015 में तो हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। उपाध्यक्ष इसके सुमन के बेरी हैं। सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। तो उपाध्यक्ष और सीईओ में ध्यान रखिएगा, खूब कंफ्यूज करता है ये प्रश्न। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। असत्य पूछा जा रहा है ना, तो दोनों असत्य हैं। संघ सरकार ने किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया है? तो तपन कुमार डेका को बनाया है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, वनडे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश कैटर के ये आईपीएस अधिकारी हैं और 1988 बैच के हैं। हिमाचल प्रदेश का कैडर है इनको चुना गया है। अगला जो प्रश्न है, सामंत कुमार गोयल को रा के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया। उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है? ठीक है, तो सामंत कुमार गोयल 1 वर्ष के लिए रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सुमेलित करने में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का इनको चुना गया है फिर से प्रमुख। 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा 24 जून को फिर से ये बढ़ाया गया है। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के बारे में है। यह सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया। और दूसरा है, भारत की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये लिस्बन में आयोजित किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा पेरिस में नहीं हुआ था। लिस्बन जो है पुर्तगाल में है। तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। लक्ष्य 14 अगर आपसे पूछ लिया जाए, गोल 14, तो उसके कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित महासागर कार्यवाही को बढ़ाने के लिए ये इसमें बातचीत की गई, कोशिशें की गई। 130 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, वो आपको बताना है। यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो और दूसरा इसमें है कि 175 शहरों को इसमें रैंकिंग दी गई। और तीसरा है, इंडेक्स में शीर्ष स्थान वियना का है। ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है EIU के द्वारा। EIU का मतलब है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। 173 शहरों की रैंकिंग जारी की गई, तो दूसरा भी गलत है। वियना का शीर्ष स्थान है, तो यहाँ पर सही केवल 3 है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और अंतिम स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तेहरान की है। और तेहरान जो है ये ईरान की राजधानी है। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, ईरान की राजधानी तेहरान ईरान में है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी जरा बताइए, टाइप करिए तुरंत। तेहरान ही है कि कोई दूसरा शहर है? बताइए। तेहरान ही है, कंफ्यूज मत होइए। ईरान की राजधानी तेहरान ही है, सही है। कभी कभी लगने लगता है ना कि ऐसा तो नहीं कोई दूसरा शहर है। किस राज्य को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य को किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको, बताइए। तो ये उड़ीसा को किया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन सेवा यहाँ की जो बस चलती है उसका नाम है मो बस। मो बस की चर्चा पहले भी हमने की थी। मो बस कोविड-19 के दौरान दुनिया को बेहतर ढंग से उबारने में भूमिका और प्रयासों के कारण चर्चा में रही और इस कारण से ये प्रयास रंग लाया और इसको ये संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किया गया। रणजी ट्रॉफी का खिताब हाल ही में मध्य प्रदेश ने जीता है और ये खिताब मध्य प्रदेश कितनी बार जीत चुका है? तो मध्य प्रदेश 2022 का रणजी ट्रॉफी का विजेता रहा है। 2022 का जो रणजी ट्रॉफी है
मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला जो हुआ उसने जीता है, और ये एक ही बार अभी जीता रहा है, पहली बार ही इसने जीता है। और इसमें ये ध्यान रखना है, ये पहला रणजी ट्रॉफी उसका है, ये 2 बार 3 बार ऐसे मत टिक कर दीजिएगा। नशीली दवाओं की दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो नशीली दवाएं किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, लोग लेते हैं। स्वास्थ्य और मानवीय संकट में दवा चुनौतियों का समाधान, इस बार इसकी थीम रखी गई थी, और ये 26 जून को मनाया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टोगो और गायवान की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 2 देश याद रखिएगा, टोगो और गायवान। तो टोगो और गायवान इसमें प्रवेश कर गए हैं। पहले 54 सदस्य हुआ करते थे और ये 2 और आ गए, तो अब 56 हो गए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये फ्रांसीसी भाषी राष्ट्र हैं दोनों, और कॉमनवेल्थ में इन्होंने प्रवेश अभी प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिसेप योजना लॉन्च की है? योजना का नाम है मेडिसेप। इसको अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो मेडिसिप, इसमें आई भी लिख दीजिए, मेडिसिप। कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, मेडिसेप, ई लिख दीजिए, ई, मेडिसेप। मेडिसेप स्कीम जो लॉन्च की है वो किस राज्य ने की है? ये क्या है? ये स्वास्थ्य बीमा योजना है, और सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष मोहम्मद जुलैद को चुना गया है। भारोत्तोलन महासंघ है, ठीक है। और ये बाकी बस इतना, इसमें और कुछ जानना नहीं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नियुक्तियों पे ये प्रश्न है, तो ये नितिन गुप्ता को चुना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर छोटी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। नितिन गुप्ता को चुना गया है, ये IRS अधिकारी हैं नितिन गुप्ता, उन्हीं को चुना गया है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो 1963 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। कर बोर्ड है तो और किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? वित्त मंत्रालय। टाटा पावर ने पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की। ये किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो परियोजना है टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व की परियोजना है, और ये कायमकुलम एक स्थान पड़ता है, कायमकुलम। तो कायमकुलम में ये स्थित है, और कायमकुलम पड़ता है आपका केरल में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केरल में ये स्थित है। कैंपेगोंडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए निम्नलिखित में से किसे नहीं चुना गया है? कैंपेगोंडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए ये किसे नहीं चुना गया है? तो नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण, इनको चुना गया है, और ये SM कृष्णा को चुना गया है। अजीम प्रेमजी को नहीं चुना गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों प्राप्तकर्ताओं का नाम आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किसे गोल्डन हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया है? गोल्डन हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किसे किया है? तो ये किया है विजय अमृतराज को। इंडियन टेनिस ये खिलाड़ी है, और इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के रूप में चुना गया है। और ये एक खिलाड़ी भी हैं, प्रमोटर भी हैं, मानवतावादी के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो लंदन में इनको सम्मानित करने की बात की गई है। हाल ही में शुरू की गई पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल में कौन सा देश शामिल नहीं है? पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, इसमें अमेरिका और उसके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये सब हैं। जापान है, अमेरिका है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, ये अर्जेंटीना इसमें नहीं है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ आप जापान को भी ध्यान में रख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम को भी ध्यान में रख लीजिए, ये इसमें रहेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस ये 30 जून को मनाया जाता है। अंतर संसदीय ये एक मिनट, ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस नहीं होगा,
इसका सही अगर लिखा जाए तो अंतर संसदीय दिवस होगा, क्योंकि अंतर संसदीय दिवस एक उसका मुख्यालय भी है जिनोवा में, तो अंतर्राष्ट्रीय की जगह पे आप केवल इंटर लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे करिए अंतर संसदीय दिवस करिए इसको, ठीक है। तो ये 30 जून को मनाया जाता है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 1889 बहुत पुराना है ये, 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? उन्मेष, तो उन्मेष जो उत्सव है ये अभिव्यक्ति का उत्सव है और इसको हिमाचल प्रदेश में शिमला में इसको आयोजित किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत हिंद महासागर में किस युद्धपोत की तैनाती की है? भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत हिंद महासागर में किस युद्धपोत की तैनाती की है? तो ये युद्धपोत जो है ये उसका नाम है INS तलवार। भारतीय नौसेना ने इसको किया है। और जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों पर हमले और खाड़ी क्षेत्र में जो व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्था है उसी के बाद में ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जो गुजरने वाले जहाज हैं तो उनको सुरक्षित मार्ग मिल सके, तो उसी के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था 2019 में। ऑपरेशन संकल्प कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसी के तहत इसको तैनात किया गया है, ठीक है ना, INS तलवार को। जून में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? वर्चुअल तौर पे, वर्चुअली आयोजित हुआ है और इसकी अध्यक्षता किया है चीन ने। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति 19 जून 2022 को इनको चुना गया है। कोलंबिया का ये है गुस्ताओ पेट्रो। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि जब कहीं बड़ा परिवर्तन होता है, पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं, तो पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इनको 50.5%, बस हाफ से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा इनको वोट हासिल हुए हैं। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया, खान क्वेस्ट, और दूसरा है इसमें केवल चीन और मंगोलिया ने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें एक्स खान क्वेस्ट 2022 इसका पूरा नाम है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022, ठीक है। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में आयोजित हुआ, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो किसने किसने किया है? इसमें मंगोलिया, विशेष रूप से मंगोलियाई भारतीय सेना और कई अन्य देशों ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इसमें मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच में समझौता होना था, तो ये गलत है। भारत और मंगोलिया के बीच में ये हुआ है, चाइना यहाँ पर गलत दिया हुआ है ना। तो अन्य जो है वो मंगोलिया की सेना ने भाग लिया, मतलब भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है भाई, इतना ध्यान रखिए। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इंडिया मंगोलिया के बीच में है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में यह है। रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान ने $245 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए, तो ये विश्व बैंक ने दी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। $245 मिलियन की मंजूरी है, $245 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जो MSME है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए ये मनाया जाता है जो दिवस, ये 27 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व स्तर पर। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2017 से ये मनाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2017 से इसको मनाया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन किया है? पूरी दुनिया में ये बड़ा नहीं है, लेकिन उस देश का सबसे बड़ा है, और ये है बांग्लादेश। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री वहां की कौन है? शेख हसीना, शेख हसीना। और पद्मा पुल इसका नाम है, पद्मा पुल। और ये स्वदेशी धन से, वहां के धन, मतलब देश के धन से ही निर्मित हुआ है। ये उनके लिए गौरव की बात है, गौरव का विषय है।
पद्मा नदी पर बना हुआ ये 6.15 किलोमीटर का पुल है। 6.15 किलोमीटर का ये पुल है। बताइएगा, जो पटना में एक पुल है गंगा नदी पर, उसका नाम क्या है और उसकी लंबाई क्या है? उसका नाम क्या है? गांधी सेतु। और उसकी लंबाई जरा बताइएगा। हाल ही में G7 ने $600 बिलियन के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है ना? तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। $600 बिलियन के बुनियादी कार्यक्रम की घोषणा की है, तो इसमें नया क्या है? मतलब कितने की है ये पूछा जाना चाहिए था। तो ये $600 बिलियन की है इसमें। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 75 स्थानों पर BRO कैफे स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये कैफे सर्वाधिक किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो कैफे हैं, BRO का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किए जाएंगे। सी ऑप्शन इसका सही है। रक्षा मंत्रालय ने ये BRO यानी सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये किया है। अरुणाचल प्रदेश में 19 और हिमाचल प्रदेश में फिर 7। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ पे होंगे? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में बात यहाँ पे 2 बातें की गई है। कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है? तो ये दिवस 28 जून को मनाया जाता है। पहला ही गलत हो गया, क्योंकि 28 जून को नहीं 29 जून को मनाया जाता है। सी नियोगी की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, ये भी गलत है। ये पीसी माहौल नोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, तो दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पर असत्य बताना है, तो दोनों असत्य हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था 2016 में, तब से ये मनाया जाता है और ये 30 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 जून को ये क्षुद्र दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ये मनाया जाता है। इसके साथ ही जो अंतर संसदीय दिवस है ये भी कब मनाया जाता है? तो ये भी 30 जून को मनाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह दिवस और अंतर संसदीय दिवस ये दोनों 30 जून को मनाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार हब इसको माना जा रहा है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका दूसरे चरण का अभी उद्घाटन किया है। 5.82 लाख वर्ग फुट में ये निर्मित है। 2000 से अधिक स्टार्टअप को आश्रय देता है, दे सकने की क्षमता है इसमें। तो ये बड़ा परिसर होगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर। भारत ने किस नाम से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम है अभ्यास। 29 जून को ये किया गया है। अभ्यास इसका नाम है ना? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसको शार्ट में हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है। DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर में। भारत ने किस देश के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? जून में किया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही देश के साथ ऐसा भारत करता है। यहाँ पे लगा दीजिए कि जून 2022 में, ठीक है ना। तो किस देश के साथ किया है इसमें से? तो इसमें सिंगापुर के साथ इसने किया है, ठीक है। सिंगापुर के साथ किया गया है। और हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने वाला सबसे बड़ा जो निकाय है वो भारतीय ओलंपिक संघ ही है, और इसको भारतीय ओलंपिक समिति के तौर पर भी जाना जाता है। और एशियाई खेल, भारतीय जो खेल हैं उन सब में इनका डिसीजन रहता है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नरेंद्र बत्रा जी इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। और अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, और यूपी का करंट अफेयर नीचे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट में, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसमें उत्तर प्रदेश जून करंट अफेयर पड़ा हुआ है, उसको वहां से देख लीजिएगा। तो वो प्रश्न मिला के 20, 22, 25 प्रश्न होंगे, 20 के आसपास प्रश्न होंगे, तो आपके वो तैयार हो जाएंगे। पूरा यूपी और मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब तैयार हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक
बाई बैक योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है स्कूल और कॉलेजों के छात्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट वो खरीदने का प्लान इसने किया है, मतलब इसको वापस ले लिया जाए तो स्कूल अच्छे माध्यम हो सकते हैं, तो स्कूलों के माध्यम से इसको करने का निर्णय लिया गया है। और इससे जिससे कि जो भी है वो सब चला जाए। प्रति किलो प्लास्टिक अगर यहाँ पर कोई लाके देगा तो प्रति किलो 75 रुपये उसको दिए जाएंगे, अच्छा रेट भी है। तो ये रहा हमारा जून का करंट अफेयर, ये हमने रिवाइज किया, पूरा देख लिया है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। और यूपी का आपको स्पेशल देखना है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।